दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज उस बुलेटिन में बात होगी विमान सेवा के आगाज पर तेज होती सियासत की, विपक्ष के आगे झुकी योगी सरकार की। जानेंगे कि क्या एक और राहत पैकेज लाएगी मोदी सरकार और शिवराज क्यों नहीं मानते केंद्र सरकार की बात। और आखिर में बात आर्थिक मोर्चे पर बढ़ी सरकार की परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मौजूदा हालात के बीच बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की नई रणनीति, सप्तर्षि योजना से होगा डिजिटल प्रसार। बड़ी बड़ी रैलियों की जगह फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब ग्रुप का होगा इस्तेमाल। पूर्णबंदी के बीच मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत। पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगे गुमशुदगी के पोस्टर। सिंधिया की तलाश करने वालों के लिए लिखी गई इनामी राशि। सरकारी बैंकों के सीईओ और एमडी के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए निर्देश। कहा सीबीआई सीवीसी से घबराए बिना योग्य ग्राहकों को दे लोन, सरकार दे रही है 100% गारंटी। केरल और घाटी में आज मनाई गई ईद, कल देश के बाकी हिस्सों में मनाया जाएगा त्योहार, बरतनी होगी सावधानियां। फेसबुक का बड़ा फैसला, अगले 5 से 10 सालों तक 50% कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम, लेकिन ऑफिस में रिपोर्ट करनी होगी अपनी लाइव लोकेशन। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के स्वास्थ्य हालात खराब होने के बावजूद अब भले ही केंद्र सरकार ने कल से घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने का आदेश दे दिया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से कई राज्य सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। जो 3 राज्य केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहां सरकार विपक्ष की है और मोदी सरकार के लिए यह कहा जाता रहा है कि वो अपने किसी फैसले में विपक्ष को शामिल नहीं करती। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार लॉकडाउन अब बढ़ते मामलों के बावजूद कल से घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली हैं, जिसे लेकर कई राज्यों ने ऐतराज जताया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान भी टकराव की राजनीति ही करना चाहती है या फिर विपक्ष को साथ लेकर भी चलेगी। देखिए मीनाक्षी, सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लोग पहले की तरह रहने लग जाएं, ये चाहत सभी की है, लेकिन ये किस कीमत पर होगा ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। सरकार तो नए रंग ढंग दिखाने के चक्कर में कई बातों में छूट देती ही जा रही है, लेकिन इसका खामियाजा भी जनता को ही भुगतना पड़ेगा। ये हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। पहले ट्रेन और अब घरेलू विमान सेवा जो है वो शुरू करने के पीछे सरकार यही तर्क देगी कि यह सब अर्थव्यवस्था को गति देने और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं यह भी तो देखना होगा। हवाई सफर करने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है, मगर क्या इसमें बीमारी के प्रसार को इससे रोका जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। उड़ानें शुरू होंगी तो एयरपोर्ट्स पर दसियों तरह के स्टाफ की आवाजाही होगी। एयरपोर्ट्स तक आने जाने के लिए कार, टैक्सी, इन सब का इस्तेमाल होगा। सैकड़ों लोग रोजाना एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। ऐसे में पूरी सुरक्षा की गारंटी किस तरह दी जा सकती है? यही वजह है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य जो हैं इस फैसले से सहमत नहीं है, और यहीं पर सरकार का वो दावा गलत साबित हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि इस वक्त हर फैसला सबसे विचार विमर्श करके लिया जा रहा है। बेशक मोदी जी ने बीते दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, लेकिन उसमें जो सुझाव सामने आए हैं उनमें से कितनों पर सरकार ने अमल किया है यह भी देखना होगा। अगर सरकार हर बात में राज्यों को भरोसे में ले रही है तो घरेलू हवाई सेवा शुरू करने से पहले क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से चर्चा की थी? और अगर की थी तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि कुछ राज्यों को अलग रास्ता जो है अख्तियार करना पड़ा है? जाहिर है कि मोदी सरकार की मनमानी राज्य सरकारों को रास नहीं आ रही है। अगर हालात सामान्य होते मीनाक्षी तो इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया जा सकता था, लेकिन इस वक्त मुद्दा जो है वो लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा का है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर योगी सरकार बार बार विपक्ष की तल्खी का शिकार हो रही है, कभी प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर तो कभी अपने नियमों को लेकर। अब हाल ही में सरकार ने अस्पतालों में भी स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित लोगों के लिए एक नया नियम बनाया था, लेकिन जब विपक्ष ने घेराबंदी शुरू की तो सरकार को अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। तो किस फैसले पर विपक्ष के आगे झुकी सरकार, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे स्वास्थ्य मुसीबत बढ़ रही है, योगी सरकार के खिलाफ विरोधियों के तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं। अब योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जमकर बरसे हैं और बीजेपी सरकार पर नाकामी छुपाने का भी आरोप लगा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से जूझ रहे लोगों के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। इसकी जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। दरअसल प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर के गुप्ता ने सभी चिकित्सा संस्थानों, राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर कहा था, अस्पतालों में प्रभावित लोगों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे मुसीबत ज्यादा फैलती है, जिसके बाद मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने ये भी आदेश दिया था कि अस्पताल में भर्ती लोगों को उनके परिजनों से बात कराने के लिए 2 डेडिकेटेड मोबाइल फोन इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए वार्ड के इंचार्ज के पास रखे जाएंगे। आपको बता दें कि इस आदेश पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की जमकर आलोचना की थी। अखिलेश ने कहा कि अगर मोबाइल से स्वास्थ्य मुसीबत फैलती है तो पूरे देश के अस्पतालों में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में लोगों का सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसीलिए ये पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं, बल्कि सैनिटाइज करने की है। यहाँ विपक्ष ने इस आदेश की मुखालफत करनी शुरू की तो उधर योगी सरकार ने आदेश पर संज्ञान लिया और मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला वापस ले लिया। अब योगी सरकार जहां विपक्ष की मुखालफत के आगे अपने फैसले से यू टर्न लेने को मजबूर हो गई, तो वहीं अब एक फैसला तो केंद्र सरकार भी जल्द लेने वाली है। दरअसल देश की मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत में शैक्षणिक गतिविधियां काफी प्रभावित हुई हैं। स्कूल कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कराने की कोशिश जरूर की, लेकिन बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। तो अब जब सरकार की तरफ से रियायत देने का सिलसिला जारी है, तो संकेत मिलने लगे हैं खुलने वाले हैं। पूर्णबंदी का पहला चरण लागू होने से पहले ही देश में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। करीब 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। आपको बता दें, सरकार पूर्णबंदी के बाद जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। हालांकि स्कूल कॉलेजों में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। संभावना है कि शुरुआत में प्राइमरी क्लास तक के छात्रों के स्कूल आने पर रोक लगे। ऐसे में शिक्षण संस्थान 8वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए खुल सकते हैं। संस्थानों को खोलने और प्रवेश परीक्षा से लेकर बोर्ड परीक्षा तक गृह मंत्रालय के निर्देश पर मानव संसाधन मंत्रालय ने सेफ्टी गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसे अगले हफ्ते तक जारी किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से स्कूल में थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। थर्मल स्कैनर का प्रयोग करके सामाजिक दूरी के साथ रहने, बैठने, खाने को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा। 3 सिटिंग बेंच में बीच की सीट खाली रहेगी। स्कूली बच्चों के अलावा शिक्षक और कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने पहनकर स्कूल आना होगा। स्कूल बस में एक सीट पर एक छात्र बैठेगा। 2 शिफ्ट के साथ ऑड इवन रोल नंबर के साथ छात्रों को बुलाया जा सकता है। एसडीएम और डीएम पर औचक निरीक्षण के साथ गाइडलाइन का पालन करवाने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा पाठ्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है। पूर्णबंदी के दौरान हुए पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए सीबीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम को कम करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाठ्यक्रम कितना कम होगा, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब रियायत देने के दौर के बीच एक तरफ जल्द ही स्कूल कॉलेज खुलने की अटकलें तेज होती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए आर्थिक पैकेज आने के भी कयास लगाए जाने लगे हैं। जी हां, पीएम मोदी ने जब हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, तो विपक्ष समेत कई रेटिंग एजेंसियों ने इसे नाकाफी बताया। लेकिन अब की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, जिसके संकेत खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए हैं। देश इस वक्त भारी स्वास्थ्य मुसीबत की चपेट में है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, जिसे सुधारना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हाल ही में सुस्त पड़ी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। लेकिन इस बड़े आर्थिक पैकेज के बावजूद उद्योग जगत में उत्साह का माहौल नहीं है। मगर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे भी राहत देने के संकेत दिए हैं। जी हां, निर्मला सीतारमण ने बीजेपी नेता नलिन कोहली के साथ संवाद में कहा कि आर्थिक वृद्धि दर का वास्तविक आकलन करना अभी संभव नहीं है। अभी ये बता पाना मुश्किल है कि स्वास्थ्य समस्या कब शांत होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, मैं दरवाजे कतई नहीं बंद कर रही हूँ, मैं उद्योग से जानकारी लेना जारी रखूंगी। हमने जो घोषणाएं की हैं, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे स्थिति क्या रहती है, उसी के हिसाब से हमें कदम उठाना होगा। इस वित्त वर्ष के अभी 2 ही महीने हुए हैं, 10 महीने अभी बचे हैं। निर्मला सीतारमण ने ये बात ऐसे समय में कही है जब आर्थिक पैकेज को लेकर सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार माना है कि इस साल देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी आरबीआई और मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है।
ऐसे में अब वित्त मंत्री ने एक और नए आर्थिक पैकेज के संकेत तो दिए हैं, लेकिन क्या वाकई सरकार एक और आर्थिक पैकेज लाने की तैयारी में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सरकार नए आर्थिक पैकेज का ऐलान कब करेगी और कब ये मुसीबत दूर होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुसीबत में तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी दिख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जिन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कह रही है, बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश ही उसकी अवहेलना करता नजर आ रहा है। यहाँ न सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बल्कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को भी ताक पर रखा गया, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन कहती है कि पूर्णबंदी के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। लेकिन अगर केंद्र में काबिज सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ है। अब राज्य में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन शिवराज सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार करने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरा भी गुरेज नहीं कर रहे। अब भले ही केंद्र सरकार ने राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी लगा रखी हो, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में पार्टी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी में शामिल कांग्रेस के पूर्व विधायकों के करीब 200 करीबियों ने शिरकत की। अब बीजेपी के इस कार्यक्रम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जनता के लिए मुसीबत बन रही है बीजेपी। एक हॉल में 200 नेताओं की भीड़ देखिए। जनता के लिए शादी बारात में 50 और अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों की अनुमति है। बीजेपी के लिए कोई सीमा नहीं है। रोज पूर्णबंदी और सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे हैं। जनता काल के गाल में समा रही है और बीजेपी का जश्न जारी है। अब भले ही केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख चुकी हो, लेकिन जब सियासी पार्टियां लोगों की जिंदगियों से ऊपर अपने हितों को ध्यान में रखेंगी, तो सवाल उठेंगे ही। शिवराज सिंह चौहान ने भले ही कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं को नियमों को दरकिनार कर अपने पक्ष में कर लिया हो, लेकिन जनता सब देख रही है और वक्त आने पर अपना जवाब भी देगी। अब विपक्ष के शब्द बाणों से घिरे शिवराज पूरे मामले पर क्या सफाई देते हैं, ये देखना होगा। वहीं देखना यह भी होगा कि बिहार एनडीए में तल्खियां क्यों बढ़ रही हैं। यहां भले ही विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में मैदान में उतरने की बात अमित शाह ने कही हो, लेकिन अब सूबे में जो हालात हैं वो नीतीश कुमार और बीजेपी में तल्खियों को उजागर कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण उस वक्त मिला जब सीएम और डिप्टी सीएम दोनों अलग अलग अपनी उपलब्धियों का बखान करने लगे। तो क्या वाकई बीजेपी और जेडीयू में बढ़ रही हैं दूरियां? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू में बढ़ रही हैं दूरियां? क्या विधानसभा चुनाव से पहले अलग हो सकते हैं दोनों दल? क्या टूट जाएगा बीजेपी और जेडीयू का साथ? ये सवाल उस वक्त से उठ रहे हैं जब मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान करना शुरू किया है। दरअसल नीतीश कुमार की तरफ से पूर्णबंदी और स्वास्थ्य मुसीबत के बचाव के लिए उठाए गए कदमों का विज्ञापन जारी किया गया, तो शाम को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी केंद्र सरकार के काम को बिहार के लोगों के लिए जो अब तक केंद्र सरकार ने सहायता दी है, उस पर एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी। आपको बता दें कि अखबारों में जारी विज्ञापन में नीतीश कुमार ने सबसे ऊपर प्रवासी श्रमिकों के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा नीतीश कुमार के अनुसार अब तक राशन कार्ड धारियों के खाते में 1000 की राशि ट्रांसफर की गई है। 84,76,000 पेंशन धारियों के खाते में 1017 करोड़ रुपए 3 महीने की पेंशन का अग्रिम भुगतान है। करीब 1 करोड़ 8 लाख छात्र छात्राओं के खाते में 3102 करोड़ रुपए उनकी छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल योजनाओं के लिए बाद में ट्रांसफर किया गया है। यहाँ नीतीश अपने काम को जनता तक पहुँचाने में जुटे थे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री भी केंद्र के कामों की लिस्ट जनता के सामने रखनी शुरू कर दी। सुशील मोदी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्वास्थ्य मुसीबत के बाद केंद्र ने बिहार सरकार को 11,744 करोड़ की मदद की है, जिसमें गरीबों को दिए गए 5,719 करोड़ नकद और 6,024 करोड़ से ज्यादा का मुफ्त खाद्यान्न शामिल है। खैर, अब भले ही जेडीयू और बीजेपी आपस में तल्खियों की बात को नकार दें, लेकिन नीतीश और सुशील मोदी के इस कदम ने सूबे में कई अटकलों को जन्म दे दिया है, जिस पर विपक्ष का कटाक्ष करना तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात आर्थिक मोर्चे पर बढ़ी सरकार की परेशानी की। देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान जता चुके हैं। तमाम रेटिंग एजेंसियां भी जीडीपी ग्रोथ को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर आई एक नई रिपोर्ट से मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट।
मोदी सरकार उम्मीद जता रही थी कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिखेगी। अब सरकार के इस पैकेज से मदद तो जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये पैकेज भी नाकाफी साबित होता नजर आ रहा है। ये कहना है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की ताजा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट का, जिसमें अनुमान लगाया गया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। इसके लिए एजेंसी ने उपभोक्ता मांग को लेकर सुधार में देरी को जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट की माने तो आय और रोजगार की कमी के कारण उपभोक्ता सतर्कता बरतेंगे, लिहाजा उपभोक्ता मांग को लेकर सुधार में देरी होगी। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा, देश की आर्थिक वृद्धि में सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार की ओर से दिए गए प्रोत्साहन पैकेज को किस तरीके से कितने समय में क्रियान्वित किया जाता है। अर्थव्यवस्था पर प्रोत्साहन उपायों का प्रभाव 3 प्रमुख पहलुओं, पूर्णबंदी हटाने की अवधि, पैकेज के क्रियान्वयन की क्षमता और इसमें लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। इसके अलावा डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने अपनी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक के उठाए गए कदमों की सराहना की। ब्रैडस्ट्रीट के मुताबिक रेपो रेट में कटौती और लोन मॉरेटोरियम से फायदा मिलेगा और आरबीआई के ये कदम आपूर्ति बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन साथ ही मांग बढ़ाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार आर्थिक पैकेज का क्रियान्वयन किस ढंग से करती है, क्योंकि इसके बाद ही आर्थिक पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाले फायदे का आकलन किया जा सकेगा।